हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ हम आज ही क्लास शुरू करते हैं और क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? आप सभी को विदित है, ये क्वेश्चन जगजाहिर है और इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये तो मालूम ही होगा कि बार बार सवाल यहां से पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो बताइए, क्या आर्टिकल नंबर 378 है? बताइए बताइए, वेल डन। प्रिया जी, निधि जी, शिखा, मेघा, आकांक्षा, प्रिया और शिखा, आप सभी का वेलकम है। वेल डन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दर्श जी ने जवाब दिया है सी। दर्श जी ने जवाब दिया है सी। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शिखा जी, बताइए इस सवाल का जवाब क्या आएगा? देखो, पेन रजिस्टर लेके बैठना है, सवाल की अभी स्टार्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वेल डन। जैसा कि आपको पता है, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था कि रियासत, जो यहाँ के राजा हरि सिंह साहब थे, हरि सिंह थे, उन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। तो विवाद तो तब से ही शुरू हुआ। 1948 से विवाद बढ़ता गया और सवाल यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान का इसी एक क्षेत्र पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। भारत का क्षेत्र बना परंतु कब्जा पाकिस्तान ने किया। आप जानते हैं पीओके वाला मैटर। ठीक, अब सवाल यह है कि भारत के राष्ट्रपति ने 1954 में, 1954 में, जो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा यहां पर एक अनुमति दे दी गई। एक देश दो विधान दो संविधान। एक देश दो विधान दो संविधान। दो विधान का मतलब है कि दो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा, देश का संविधान अलग होगा, और जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा, भारत का झंडा अलग होगा। तो इस तरीके से बड़ी समस्या थी। इकलौता देश भारत में एक कौन सा प्रदेश था? जम्मू कश्मीर ऐसा था। अब इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका। इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका कब? सन 2019 में। 5 अगस्त 2019 में संसद में कार्रवाई हुई और 31 अक्टूबर 2019 को मोहर लग गई। और उस मोहर ने क्या साबित किया कि आज से जम्मू कश्मीर में दो विधान नहीं होंगे, देश का एक ही संविधान होगा। पूरा देश एक है, अब इसमें कोई संविधान, कोई झंडा अलग अलग नहीं होगा, पूरे देश में सब कुछ एक ही होगा। और क्या क्या अलग होगा? आओ चलते हैं इस क्वेश्चन की यात्रा पर। इस सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा क्या है। इस सवाल का जवाब तो आप सभी को मालूम है, आर्टिकल नंबर 370 है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। पहले इसका एक्सप्लेनेशन बिंदास तरीके से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हम बनाएंगे। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हम बनाएंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A समाप्त। ठीक है, कब? 2019 में। 2019 में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता चमन में दीदावर पैदा। ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद कवि इकबाल ने कहा था जम्मू कश्मीर की दुर्दशा को देखकर। ठीक है, अब सवाल है, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। जब मंजूरी दे दी तो धारा 370 हटने के बाद हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ? जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ और लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर सन 2019 में वो आयरन मैन कौन थे? लोह पुरुष हिंदुस्तान के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अलग दर्जा दिया केंद्र शासित प्रदेश का। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी बात हुई। और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष हो जाएगा। और नागरिकता, झंडा और संविधान की समाप्ति होगी जम्मू कश्मीर की। और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, पूछा जाएगा फारूक अब्दुल्ला जी से, महबूबा मुफ्ती से, कि बताइए इतने वर्षों में तुमने कितना करप्शन किया है। और पाक कश्मीर के जो सही बच्चे थे, उनके हाथ में तुमने पत्थर दिए हैं। बेगुनाह लोगों को आपने गुनाहगार साबित कर दिया है और अपने परिवार को भर लिया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पैसा कहां से आया। कैग जैसी अथॉरिटी को वहां पर लागू किया जाएगा। और अल्पसंख्यकों को, जैसे उत्तर पूरे हिंदुस्तान में है, अल्पसंख्यकों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है। और एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। वो सारे रिजर्वेशन वहां नहीं मिलते थे, आज हिंदुस्तान में वहां पर भी रिजर्वेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और हम सामान्य सभी भारतीयों को वहां पर जमीन लेने का अधिकार हो गया और हमें वहां पर मैरिज करने का अधिकार हो गया। ठीक है, ये अधिकार हमें नहीं थे। धारा 370 और धारा 35A हमने हटा दी। ठीक है, और तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत में क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर अस्पा भी क्लियर करवा दीजिएगा। दर्श जी, अफसफा है वो। ठीक है, अब ये क्या होता है इस पर हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बात करेंगे। ओके।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल गया है, आपको कि सर अभी संतुष्टि नहीं मिली, कुछ और भी बताओ, और चलिए मेरे साथ। आर्टिकल 370 अब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बस आपको प्रयास करना है, चीजों को समझना है। धारा 370 क्या है? जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही 370 और 35 से दोनों याद रखना की बात आ जाती है। जब बात आ जाती है तो सवाल यह है कि देश के राष्ट्रपति ने अब इसको समाप्त कर दिया है, सन 2019 से इसका खेल खत्म हो गया है, कोई स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जाएगा, अब सब बराबर हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल देखिएगा। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? आप सभी को मालूम होगा इस सवाल का जवाब, तो मुझे उम्मीद है सारे योद्धाओं आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप योद्धा बैच के योद्धा हो, और योद्धा बैच के योद्धाओं से अपेक्षा की जाती है चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा उस एग्जाम को तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, ठीक है, झुकोगे नहीं, उसे झुका दोगे, ये आपके अंदर पावर होनी चाहिए। थैंक यू सभी का धन्यवाद, आप बेहतर जवाब दे रहे हैं, वेल डन। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? बताइए। आप सभी को मालूम है भारत में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल नंबर 51A भारतीय संविधान में ये नहीं था, भारतीय संविधान में ये नहीं था आर्टिकल, इसको बाद में जोड़ा गया। किस व्यक्ति की बात में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझावों पर भारत में मौलिक कर्तव्य नाम का एक चैप्टर जोड़ा गया, जिसका अध्याय, जिसका भाग नंबर क्या था? 4A। आर्टिकल नंबर क्या था? 51A। अब आपको कि सर थोड़ा सा और बता दो, आइए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया हमने कहां से लिया है? याद रखना, रशिया से लिया है। कहां से लिया है? रशिया से लिया है। और कौन से पार्ट में संविधान में रखा गया? पार्ट नंबर 4A में रखा गया। पार्ट नंबर 4A में रखा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान का हिस्सा बना? 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। कौन थे वो महान व्यक्ति जिनके सुझाव पर मौलिक कर्तव्य को संविधान का अभिन्न हिस्सा बनाया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। जब लिए थे तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? जब लिए थे तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दैट टाइम आर 10। उस समय कितने थे? 10 थे। और बाद में इसमें 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 11वीं ड्यूटी भी ऐड हो गई। और 11वीं ड्यूटी ऐड होने के बाद आज हमारे पास कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आज हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य, ये उसकी एक थोड़ी सी स्टोरी है, आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, दोनों के बारे में एक शब्द कहा जाता है, ये दोनों ही नॉन जुडिशियबल हैं। ना ही तो डीपीएसपी और ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज को आप वाद्य योग्य बना सकते हो, मतलब ना ही तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही किसी कोर्ट में उनके खिलाफ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य और कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? मोरल ड्यूटीज हैं। मोरल ड्यूटीज का मतलब है एथिक्स हैं। अगर आपने चलते राहगीर को नमस्कार नहीं किया, आपसे एज में बड़ा है, अगर एज में बड़ा है, आपने उसको नमस्ते नहीं किया, तो वो व्यक्ति आपको जेल नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर देश में तिरंगा कहीं लहरा रहा है और आप नहीं उसके सम्मान में खड़े हुए, तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर शहीद जा रहे हैं, शहीदों की यात्राओं में हर वर्ष लगेंगे मेले, तो आपने सुना होगा, तो आप अगर कोई शहीद यात्रा जा रही है, अगर आपके पास समय नहीं है और आप नहीं रुक पाए, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी बातें नॉन जुडिशियबल में आती है, बट ये तो मॉरल ड्यूटी है। जिस देश में खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति सम्मान तो हमें जाहिर करना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने समझ में आ गई होगी। वेल डन। अब इसका आपने कहा कि ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन सर कुछ और बताओ कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप देखिएगा, हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, इनको देख लीजिएगा। इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है? नॉन जुडिशियबल हैं। नॉन जुडिशियबल हैं मतलब इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ये तो मॉरल ड्यूटीज हैं। क्लियर है? जैसे राज्य की ड्यूटी क्या है? डीपीएसपी, और हम आम आदमियों की ड्यूटी क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। वेल डन, बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं आप सभी। शिखा जी, निधि जी, खुशी जी, दर्श जी एंड खुशी सारस्वत, आप मुझे बताओ, द सब्जेक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, कहने का मतलब खेल। जैसे स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, जैसे मैंने कहा पुलिस होती है, जैसे मैंने कहा कृषि होती है, जैसे मैंने कहा रेल होती है, ट्रेन, हवाई जहाज की बात करी, एयरपोर्ट की बात की, जंगल की बात की, नदी की बात की, समुद्र की बात की, ये किस किस सब्जेक्ट में आएंगे? इन पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, या दोनों मिलकर कानून बनाएंगे? सवाल आपने सुना 3 लिस्ट होती हैं। क्या क्या लिस्ट होती हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देखो सवाल कितना बिंदास पूछा गया है। स्पोर्ट्स,
मुझे बताओ स्पोर्ट्स किसका विषय है? क्या यूनियन लिस्ट का है, क्या रेजिडुअरी लिस्ट का है, या स्टेट लिस्ट का है, या कॉन्करेंट लिस्ट का है? हे योद्धाओं, मुझे जवाब दीजिएगा इस सवाल का। सभी कैंडिडेट जवाब का जो सवाल है आपके सामने। वेल डन, वेल डन। संजीत तोमर जी ने बहुत बिंदास जवाब दिया है, खुशी जी ने भी, प्रिया जी ने और साक्षी जी ने भी बढ़िया जवाब दिया है। तो आप बताइएगा स्पोर्ट्स किसका मैटर है? स्टेट लिस्ट का है। स्पोर्ट्स किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का है। कहने का मतलब यह है हमारे देश में जो भी कुछ है उनकी 3 लिस्ट हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी को विदित है। आप कहोगे सर बताना कैसे? लो जी आओ देखो मेरे साथ, आप सभी को पता होना चाहिए। ये यूनियन लिस्ट है और ये स्टेट लिस्ट है और ये कॉन्करेंट लिस्ट है। आप जानते हैं एमसीक्यू के साथ हम पूरा थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। इससे हम बार बार रिवीजन जब करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आने वाले टाइम पर हिस्ट्री भी आ जाएगी, हिस्ट्री लेके आऊंगा, और कुछ दिनों के बाद मैं ज्योग्राफी भी लेके आऊंगा, और फिर उसके जस्ट बाद, जैसे आज ये 12वीं सीरीज है, 12 सीरीज है, तो इसमें 3 सीरीज और लेके आनी है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं लेके आऊंगा इतिहास आपके सामने, उसके बाद ज्योग्राफी लेके आऊंगा, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, उसके बाद इन्वायरमेंटल आएगा। ठीक है, ये सारे सवाल आपके पास आते रहेंगे, बस लगातार बराबर बने रहिएगा, आपका बिल्कुल बेनिफिट होगा। देखो क्या आएगा, डिफेंस। डिफेंस पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन, केंद्र सरकार। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। फॉरेन अफेयर, विदेशी मामलों पर कानून कौन बनाएगा? विदेशी मामलों पर केंद्र सरकार। वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति के बारे में बात कौन करेगा? केंद्र सरकार। बैंकिंग, हिंदुस्तान में कहां बैंक होना चाहिए, किस बैंक को लाइसेंस मिलना चाहिए, किसका रिजेक्ट होना चाहिए, कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, एयरवेज, पोर्ट्स, बंदरगाह, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, करेंसी और कॉइन, कौन सा नोट चलेगा, कौन सा बंद होगा, कौन डिसीजन लेगा? केंद्र सरकार। ऐसे यहां पर कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट हैं, 97 सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद स्टेट में कृषि पर कौन बात करेगा? स्टेट करेगा। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर कौन बात करेगा? स्टेट। तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट के सब्जेक्ट है, आप इन सबको पढ़ लेना। और कॉन्करेंट में क्या आएगा? शिक्षा, समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जंगल समवर्ती सूची का विषय है, और आप जानते हैं एडल्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन, ये सब किसके विषय हैं? ये कॉन्करेंट के विषय हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल समवर्ती सूची का विषय है, पॉपुलेशन कंट्रोल समवर्ती सूची का विषय है, परंतु जनगणना, सेंसस केंद्र सूची का विषय है। आपसे कोई सवाल पूछता है मैरिज, डाइवोर्स किसका विषय है? कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। तो आप समझ सकते हो ये कुछ विषय मैंने आपके सामने रखे हैं। वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये सारी बातें आप यहां से नोट डाउन कर लेना। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको इन सबकी चर्चा की है। ओके, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, लैंड, ट्रेड, ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब किसके विषय हैं? अभी अभी हम बात कर ली है पूरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बड़े उम्दा सवाल हैं, आप इनको पढ़िएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? आप सभी को बताइएगा पंचायती राज भारत में वह व्यक्ति कौन था जो पंचायती राज का क्या कहलाता है? फादर कहलाता है। आप सभी को मालूम है कौन कहलाता है पंचायती राज का फादर? लॉर्ड रिपन, मतलब स्थानीय सरकार का पिता कहलाता है लॉर्ड रिपन। इससे पहले वीडियोस में कंप्लीट हमने पंचायती राज पर बात की है। तो सवाल है पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं दर्श सर, आर्मी भी तो यूनियन लिस्ट में ही होगा। यस दर्श जी, आर्मी भी यूनियन लिस्ट में ही होगा भैया, और सभी सशस्त्र बल भी जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ही विषय है भैया, है ना। हमने तो कुछ इंपोर्टेंट लिए हैं केवल। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो मुझे बताओ जल्दी। निधि जी ने जवाब दिया है, निधि जी ने जवाब दिया है, शर्मीन ने, मेघा जी ने, प्रिंस कुमार जी ने जवाब दिया है कि सर 11th शेड्यूल, बी ऑप्शन बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब आप कहोगे कि सर पंचायती राज, अब आपने यही तो बता दिया, लेकिन एक बार अगर सारी चीजें मिल जाती तो हमें क्लियर हो जाता। तो चलो मेरे साथ, आप सभी को पता है फर्स्ट शेड्यूल में किसके बारे में लिखा है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के बारे में लिखा है। और दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? वेतन, सैलरी, भत्ते और पेंशन के बारे में लिखा है। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है? शपथ और प्रतिज्ञान लिखा है। ए योद्धाओं, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, वापस सुनो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ आर्टिकल्स में लिखी है, इनकी शपथ आर्टिकल्स में लिखी है। इनके अलावा जो भी कोई संवैधानिक पद हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? ऐसा शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है, ऐसा शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है।
चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा लिखा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की है। और छठी अनुसूची में क्या बात की है? छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पेशल पावर दी गई है। इनके राज्यपालों को स्पेशल पावर दी गई है। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय लिखे हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं के बारे में बात लिखा है, क्योंकि आप सभी को पता है 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला है। और आपको पता है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। और 11वीं अनुसूची आपको पता है पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। और हमारा सवाल इसी से संबंधित था, इसी वजह से हमने बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, जिससे कि चीजें टिप्स पर आ जाएं। और उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपको मालूम होगा पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं और नगर पालिकाओं में कुल कितने विषय हैं? मैंने पहले बताया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, मैं देखूंगा कि आपने ये सच में पढ़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ को। अब क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? आप सभी को मालूम है हिंदुस्तान में हम लोगों को, हिंदुस्तान में हम सभी भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए? हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। और जब वो 6 मौलिक अधिकार मिले हैं तो उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। ये आप सभी को पता है। लेकिन आज का सवाल क्या पूछ रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसको है, कौन से आर्टिकल में आता है? तो देखो आर्टिकल तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आर्टिकल क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल है कि सर एक बार एक्सप्लेनेशन की भी तरफ चलो, क्योंकि हमें तो डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि हम कोई छोटे मोटे सवाल पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं। हमें तो जो भी बात आए सामने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है, क्योंकि हम योद्धा बैच के योद्धा हैं। और योद्धा साधारण नहीं होता है, वो असाधारण होता है। वो किसी भी परिस्थिति में जब चलता है तो सारी समस्याओं का समाधान करता चलता है। तो चलिए अब इस सवाल का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आप सबको पता है फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया भैया? यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। दुनिया में सबसे पहले फंडामेंटल राइट लिखित में कहीं आए थे दुनिया में 1781 में, 1781 में फ्रांस में सबसे पहले मौलिक अधिकार लगे। और उसके बाद अमेरिका में आए, और उसके बाद लिखित तौर पर हमारा देश भी अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया है। जब हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए थे तब 7 थे। आज मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। अब वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले बहुत बिंदास तरीके से पढ़िएगा। राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट नंबर 1 है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और दूसरे नंबर का राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरे नंबर का क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब क्या हुआ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा 4th राइट है। ये चौथा राइट है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो हमने सवाल का जवाब कहां से दिया? 25। ओके स्टूडेंट, हमारा जो 6 राइट, 5वां राइट है वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार से। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक आएगा? 29 और 30 में आएगा। और लास्ट क्या है? हमारा 6 फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हम सभी भारतीयों को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। इन सभी फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। अब आप कहोगे कि सर एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा तो हमें अच्छा लगेगा। चलो भैया, एक्सप्लेनेशन की कहां कमी है? वेल डन, चलो मेरे साथ। आप सभी को पता है हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। इकलौता देश भारत ही है ऐसा जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। पड़ोसियों को देखो हालत क्या बना के रखी है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे देश आपके आसपास हैं, लेकिन भारत क्या है? हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा देश सभी धर्मों का बराबर रिस्पेक्ट करता है। इस देश को बार बार नमन है। हमारा देश जैसा बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब देख लो इस डायग्राम में, इस चित्र में देखो कितने सारे धर्म हिंदुस्तान में रह रहे हैं। क्या आज तक किसी धर्म पर कोई आंच पड़ी है? नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये मेरा देश भारत कितना बेहतर है। यहाँ पर रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन लड़ाते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं और भारत में विवाद खड़ा कर देते हैं। तो मैं आपको बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा, इन राजनीतिक लोगों के कारण आप अपने मन में मनभेद मत करना। मतभेद आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन झगड़ना नहीं है।
आप सभी को मालूम होना चाहिए ये सारे धर्म हिंदुस्तान में निवास करते हैं, ठीक है। हाँ, अपने धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। वेल डन दर्जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आपके सामने है, द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। क्या बताया है? मित्र की अम्मी, याद रखना है, मित्र की अम्मी। ओके, ये बात आप लोगों को याद रखना है, मित्र की अम्मी। अब ध्यान देना है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, कैसे कुछ नहीं है, ये असम है और ये मेघालय है। वापस सुनो, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, आ से असम, मी से मेघालय। क्लियर है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केवल इन 4 राज्यों को ही स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा। इन पर ही अनुसूचित जाति जो है, क्या अनुसूचित जनजाति जो यहाँ रहती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो गवर्नर है उसको स्पेशल पावर दी जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है इनमें कौन सा नहीं है, तो आप मुझे बताओ। क्या मेघालय है? देखो, मी से क्या बना? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जवाब मणिपुर आएगा। इसके बारे में कोई बात नहीं है, केवल वो 4 राज्य है। आप कहोगे सर थोड़ी और व्याख्या करो, चलो मेरे साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आप कहोगे सर तब तक संतुष्टि नहीं होती जब तक हम पूरा एक्सप्लेनेशन ना ले लें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन, आप सभी को पता है मेघालय, मेघालय का मतलब है मेघों का घर। मेघों का मतलब क्या है? बादलों का घर। हिंदुस्तान में जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है वो मेघालय है। और मेघालय के गवर्नर को शक्ति दी है कि जब वो चाहे क्या बना सकता है, वहां पर जिलों का निर्माण अपने आधार पर कर सकता है। तो देखिएगा, ये मेघालय है। आप देखते हैं खासी, जैंतिया, गारो, ये वहां पर जनजातियां हैं। यहाँ के गवर्नर को शक्ति दी गई है, ठीक है। आगे क्या लिखा? मिजो, मिजो का मतलब है जनजाति जो पूजा करती है राम की, तो इसको क्या बोलते हैं? मिजोराम, मिजो के राम, ठीक है। ये भी एक जनजाति है। त्रिपुरा, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ के राज्यपाल को भी शक्ति दी गई है। और असम, असम में आप जानते हो दीमा हसाओ, काराबी एंग्लो एंड बोडोलैंड, इनके बारे में राज्यपाल को शक्ति दी गई है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत में वो 4 राज्य कौन से हैं जिनके बारे में शेड्यूल नंबर 6 में बताया गया है। तो आपको ये 4 याद रखना है, मित्र की अम्मी, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। यहाँ पर राज्यपाल को कुछ विशिष्ट शक्तियां दी जाती हैं। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन की कोई समस्या नहीं, बट टाइम भी मुझे देखना होता है, ठीक है। क्योंकि अब देखिएगा, मैं तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन लेके आता हूं, बहुत मुझे जल्दी में इसको समाप्त करना होता। मैंने तो ये बताया ही नहीं था, है ना, बट उससे ही मेरा काम चल गया था। इसको आप पढ़ोगे तो जितनी बात मैंने बताई है सब इसी के अंदर लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, वेल डन। अब चलते हैं आज के 7 सवाल पर। आप सभी को पता है 10 सवालों की तो सीरीज है। जब इतने धैर्य के साथ बैठे हैं तो और धैर्य बनाइएगा। मैं तो आपके सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। नूतन जी, मिन्नी भारती, साक्षी, भैया देखो सवाल आपका पूछना है, जवाब मुझे देना है। बराबर पढ़ते रहेंगे तो अच्छा चलता रहेगा। आप पढ़िएगा। Which part of the Indian Constitution contains the provisions of the Union Territory? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? बताइए बताइए, सवाल आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? मतलब यूनियन टेरिटरी से संबंधित। आप सभी को पता है मेरे देश भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वह भारत के संविधान के किस भाग में आएंगे, किस पार्ट में आएंगे? तो आप सभी ने पता है किसके बारे में पूछा? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी किस पार्ट में आते हैं? ए पार्ट, मतलब 8वें भाग में आते हैं, पार्ट नंबर 8 में आते हैं। तो आपको सवाल का जवाब तो मिल गया होगा, सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। और आप सभी को पता है हिंदुस्तान के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? वर्तमान में 25 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। जब मूल संविधान बना था तो अध्याय कितने थे, भाग कितने थे? 22 थे। आपको पता है आज भी पार्ट नंबर 7 तो खाली है, आज भी पार्ट नंबर 7 तो खाली है। ये शायद समझ में आया होगा आपको। आज भी पार्ट नंबर 7 तो खाली है, ये तो सभी को पता है। ये तो संविधान में आज भी ब्लैंक है। बात बराबर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। भारत के संविधान में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से कहां तक? 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और आप लोगों को पता होना चाहिए 240(1) में याद रखना इस आर्टिकल को। 240(1) में हमने क्या रखा है, हमने क्या कर दिया, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप को मर्ज कर दिया है। इन दोनों का आर्टिकल नंबर क्या रखा है, 240(1). 240 का 1, मुझे उम्मीद है बात बराबर आ गई होगी समझ में। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। Which article of Indian Constitution gives guarantee for the protection of life and individual freedom? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 21 है। वो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 21 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आर्टिकल नंबर 21 क्या है, तो मैं आपको बताते चलूं। आर्टिकल नंबर 21 आपको बताता है जीने की स्वतंत्रता। जीने की स्वतंत्रता में गरिमापूर्ण मरने का अधिकार भी निहित है। अगर किसी को एक ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए जिसका इलाज संभव ना हो और वो पल पल मरे, तो एक वर्ड है यूथेनेशिया। क्या वर्ड है, यूथेनेशिया। इच्छा मृत्यु भी वह प्राप्त कर सकता है। सम्मान पूर्वक जीने में सम्मान पूर्वक मृत्यु भी निहित है। तो ये बात आर्टिकल नंबर 21 कहता है। आर्टिकल नंबर 21 ही कहता है नींद का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 ही कहता है अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 ही कहता है पासपोर्ट रखने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 ही कहता है, और नहीं बताऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलो चलते हैं आगे। इसके बारे में देखो कितनी सारी बातें लिखी हैं, इसके बारे में सारी बातें लिखी हैं। According to Article number 21, protection of life and personal liberty, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। कहने का मतलब विधि के शासन के द्वारा। प्रोसीजर established by law का मतलब है जिस देश में विधि ही सर्वोच्च हो, कानून ही सर्वोच्च हो, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो सुसाइड कर ले। ठीक है, पहले चेक किया जाएगा कि बीमारी कौन सी है। तो ये सब बातें याद रखना है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 21 में सारी बातें क्लियर लिखी हैं, आप लोगों को याद रखना है। 2012 में आप सभी को पता है जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार माना गया किसको, नींद को। अब आप कहोगे कि सर कितनी बढ़िया बात बताई आपने, हमें तो पता ही नहीं था, नींद का भी हमारा मौलिक अधिकार है। आज से हमें अगर कुछ जगाएगा तो हम कहेंगे ये मेरा मौलिक अधिकार है, सोना मेरा मौलिक अधिकार है। अरे भैया एक बात तो बताओ, मैंने केवल इतना बताया है रात को सो रहे हो घर पर और पास में डीजे गुजर रहा है और डीजे बहुत तेज आवाज से बज रहा है, ऐसे है नहीं आवाज है, तो पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करके कह सकते हो कि सर 10 बज गए हैं, 10 के बाद सर डीजे बज रहा है, सर मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, अगर मैं नहीं सोया तो सर मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, सर रक्षा करो। तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा, घर वालों के विपरीत मत जाना। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्योंकि आपके काम की बात आई थी। विच पार्ट वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अब देखो कौन से 73वें संविधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ दिया। कहने का मतलब क्या कह रहा है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में कौन सा भाग जोड़ा गया। आप सभी को पता है पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज मेरे देश में 24 अप्रैल को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार पंचायती राज कहां लागू हुआ, नागौर जिला राजस्थान। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। अब हम चलते हैं, अब देखिएगा ये सारी बातें पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ओके, जो 1992 में आया। यहीं पर बहुत सारी बातें हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया है। 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ। 24 अप्रैल भारत में किस नाम से मनाया जाता है, पंचायती राज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और आज की क्लास का लास्ट सवाल है, जवाब देने का प्रयास करिएगा। मेघा, मानसी, स्वाति, निधि, अब देखो जब क्लास ओवर हो जाएगी, अगर क्लास पसंद है ना तो देखो लाइव पे जो ये कमेंट्स आ रहे हैं मैं समझ नहीं पाता हूं, ठीक है। उसके बाद जैसे लाइव खत्म होती है फिर मुझे कमेंट करना,
अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, ओके, और सारी वीडियो से लाभ उठाना। गुप्ता क्लासेस आपके लिए सारी फैसिलिटीज लेके आ रहा है, तो इसका लाभ उठाते रहो। थ्योरी तो हम यहाँ पढ़ते ही हैं, थ्योरी में तो आपको पता ही है हम 3-3 4-4 घंटे जीएस पढ़ लेते हैं, सैटरडे संडे इसी नाम पर है। परंतु एमसीक्यू कैसे आते हैं उसका एक थोड़ी सी झलक ही तो है आपके सामने, इस झलक को देखते रहो। आप जानते हैं अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ। अभी अभी तो बात हुई है, प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ स्वास्थ्य रहने का अधिकार दिया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 याद रखना, स्वास्थ्य का अधिकार मेरा एक मौलिक अधिकार है। अगर मैं अपने घर पर कपालभाति कर रहा हूं और पड़ोसी ने वहां पर कूड़े पे आग लगा दी, उसको जला दिया, तो उसका धुआं मेरे अंदर पहुंच जाएगा और वो हर दिन ऐसे ही कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता हूं कि सर मैं तब जब क्या करता हूं, कपालभाति करता हूं, सर पड़ोसी आग जला देता है, सर धुआं मेरी तरफ आता है तो मुझे साइड इफेक्ट हो जाता है सर। तो ये आर्टिकल नंबर 21 है, स्वस्थ जीने का अधिकार है। स्वस्थ रहने के लिए नींद भी जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मुझे बताओ, क्या क्लास आपको समझ में आई? अगर आ गई है तो बढ़िया है। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है? द फंडामेंटल राइट आर इनशाइंड द पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नंबर 12 से 35। देखो 12 से 35 तक क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार, अब आप सभी को पता है इसी मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। सबसे पहले जॉन ऑफ इंग्लैंड 1215 में क्या किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने इसको लिखा। अब आप कहोगे ठीक है सर, और इसके बाद फंडामेंटल राइट भारत ने भी लिया, और भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे बताओ, क्या ये क्लास आपको पसंद आई? अगर ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास के बाद जब ये ऑफलाइन हो जाए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पढ़ लूंगा। सजेशन मुझे वहीं पर दिखते हैं, यहां पर तो ये भी खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कमेंट, अभी तो मैं समझ पा रहा हूं। कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे बता देना, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और कोई सजेशन है तो आप मुझे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर कंक्लूड करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।